नमस्कार दोस्तों। हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज पिछला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, एज रिलेशन हम लोग पढ़ चुके थे, रेशियो हम लोग पढ़ चुके थे और उसके आगे हम लोग बढ़ के पहुँचे थे कहाँ पर? पार्टनरशिप में। और हमने कल पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि रेशियो बहुत ज़रूरी है। तो रेशियो को प्लीज़ जो लोग भी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हों या इस टॉपिक को देख रहे हों जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं पार्टनरशिप, तो पहले रेशियो का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना रेशियो के आप ये सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो हमने कल 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे पहले वीडियो में, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। ये मान के ही हम आगे का वीडियो बना रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, आप लोग उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लिए हैं। और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। कुछ रेलवे के आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ एसएससी के आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। ठीक, वो अलग अलग लैंग्वेज के साथ आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका नहीं बदलेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल लगाएंगे जो हमने पीछे आपको पढ़ाया था। तो चलते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। चारागाह मतलब जहाँ जानवर चराए जाते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये है तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा? ठीक, तो देखो, ठीक वही सवाल है जो आपको हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल है कि जब ये 7 महीने तक 10 बैल चराता है तो समय तो इसका अलग अलग है, क्योंकि ये 7 महीने तक चराया है, ये 5 महीने चराया है और ये 3 महीने चराया है ना। और संख्या भी अलग है कि ये 10 बैल चरा रहा है, ये 12 बैल चरा रहा है और ये 15 बैल चरा रहा है। तो हमने कहा था जब भी अलग अलग समय और संख्या मिलेगी तब दोनों का गुणनफल चाहिए होगा हमें, है ना। तो अगर हम ये देखें कि जो भी पैसा चारागाह का किराया आ रहा है उसमें इनका हिस्सा किस अनुपात में हिस्सा बटेगा इनका, यही हम जानना चाह रहे हैं। ठीक, 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसने 10 बैल चराए हैं, इसने 12 बैल चराए हैं और इसने 15 बैल। ठीक, तो जाहिर सी बात है जो जितने ज़्यादा बैल चरा रहा है उतना ज़्यादा पैसा भी देगा हिस्से में। तो हमने लिख दिया इतना इतना। अब देखेंगे कि कौन कितने समय तक चराया है। तो इसने 10 बैल, 7 बैल नहीं 10 बैल था। इसने 10 बैल चराए थे कितने दिन? 7 माह तक। इसने 12 बैल चराए थे 5 माह तक और इसने 15 बैल चराए थे 3 माह तक। मिल गया इनके गुणनफल समय के साथ। अब इसका हम रेशियो निकाल दें। इस हिस्से में इस पैसे को बांटना होगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने 10 बैल चराए 7 महीने तक, तो 10 सत्ते 70 बैल के बराबर उन्होंने खाया होगा, है ना। क्योंकि 10 बैल एक दिन में खाएंगे, फिर 2 दिन 3 दिन 7 दिन चले, 10 सत्ते 70 बैल के बराबर उन्होंने खाना खाया होगा। अब देखते हैं क्या संख्या किसी से कट रही है। तो 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 5 तियां 15। ठीक, 7 दूना 14, ये आ जाएगा 12, ये आएगा 3 त्रिका 9। ठीक, इसका मतलब हुआ कि जो खर्च आया है 175 रुपये वो 14:12:9 के अनुपात में बट जाएगा। उसने पूछा था कि सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। तो टोटल किराया इतना है और यही टोटल किराया कितना है? 175 रुपये। तो 12 8 20 1 21, 21 4 25 और 10 35 यूनिट किराया जो दे रहे हैं ये तीनों मिलकर के, वो पैसे में कितना है? 175 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान हमें कितना मिल जाएगा? 35 से भाग देंगे तो 35 5 175, 5 आ गया। अब हमसे किसी का भी किराया पूछे, अगर हमसे ये पूछे, उसने पूछा है सी का, सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा, तो सी ने कितने यूनिट खर्च किया है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान 9 गुणे 5 कितना देना होगा उसको? 45 रुपये। अगर वो पूछता कि ए को कितना किराया देना होगा, तो 14 यूनिट खर्च किया, 14 पचे 70 रुपये। अगर वो पूछता कि बी को कितना देना होगा, तो 12 यूनिट, 12 गुणे 5, 12 पचे 60 रुपये। जोड़ के देख लो, 175 रुपये आ जाएगा। 7 6 13 130, 130 40 170 और 5 75, है ना। तो इस सवालों में कुछ नहीं होता, बस सवाल बड़े दिखते हैं, देखने में डरावने लगते हैं, बाकी सवाल में कुछ होता नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो कर लेंगे।
10 बैल इसने 7 माह तक चराए, इसने 12 बैल 5 माह तक, इसने 15 बैल 3 माह तक। हमने सबका गुणनफल करके उनके हिस्से का रेशियो निकाला और उसी रेशियो के अनुपात में हमने 175 रुपये को बांट दिया, तो हमें पता चल गया कि सी को कितने रुपए किराए के रूप में देने पड़ेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि दो साझेदार ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभों का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की हो तो बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित किया। ठीक, मतलब हमें ये बता रहा है कि उन्होंने 11:12 के अनुपात में पूंजी लगाई है और लास्ट में लाभ 2:3 के अनुपात में पाए हैं। जब उसमें शर्त है कि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की थी, तो बताओ बी ने कितने समय के लिए किया था। हमने कल पढ़ाया था इसको कि अगर समय भी अलग अलग रहेगा तो पूंजी और समय का गुणनफल ही उनके लाभ का अनुपात होता है। ठीक, तो जब हम लाभ का अनुपात निकालेंगे तो इसने 11 रुपये लगाए हैं और इसने 12 रुपये लगाए, क्योंकि 11 और 12 के अनुपात में है इनकी पूंजी। अनुपात में है तो अनुपात में रखा नहीं, तो इससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का सवाल हमने पीछे करके दिखाया था यक्स मान करके कि चाहे पूंजी 1 लाख हो चाहे यक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 11 और 12 के अनुपात में थी तो हमने मान लिया कि इसने 11 रुपये लगाए थे और इसने 12 रुपये लगाए थे। इसने 11 रुपये लगाए थे 8 माह के लिए और इसने 12 रुपये कितने समय के लिए लगाए, यही हमको पता करना है। मान लेते हैं टी एक्स वाई जेड, जो आपकी इच्छा करे वो मान लो, और ये इनके लाभ का अनुपात होगा और यही लाभ का अनुपात सवाल में बता रहा है कितना है, उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। तो हम इसको बना देते हैं कि 11 × 8 और 12 × टी, ये लाभ का अनुपात किसके बराबर है, 2/3। यही तो कह रहा है वो भाई। जब हमें पूंजी पता है, समय पता है, तो पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का रेशियो होता है। तो पूंजी 11 रुपये, समय 8 माह, पूंजी 12 रुपये, समय कितना है, यही हमको पता करना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर 8 माह में था तो टी का मान जो आएगा वो माह में ही मिलेगा, वर्ष में नहीं हो सकता कभी भी। ठीक, और ये दोनों लाभ के अनुपात हैं और लाभ का अनुपात ही सवाल में बता रहा है कि 2:3 है। इसका मतलब ये अनुपात और ये अनुपात दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि दोनों ही लाभ के अनुपात हैं। चालू कर देते हैं। 3 चौक को 12, 4 दूना 8, 2 से 2 कट जाएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा, 11 माह। इसका मतलब टी ने अपनी पूंजी बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, 11 माह के लिए लगाई थी, है ना। कर लेंगे। इसने 11 रुपये लगाए 8 माह के लिए, इसने 12 रुपये लगाए। अब देखो, हम आपको दिखा देते हैं, यक्स मान के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि 11:12 के अनुपात में है, ये 11x लगाया, ये 12x लगाया, तो 11x लगाया है 8 माह के लिए और ये 12x लगाया है टी माह के लिए, नहीं पता, और दोनों के लाभ का अनुपात बता रहा है 2:3। तो देखो यक्स कट जा रहा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इनकी वास्तविक पूंजी कितनी थी। अगर हमें पूंजी का रेशियो मान दिया है तो उस रेशियो मान का प्रयोग हम सीधे सीधे कर सकते हैं। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना होता है, बाकी और ये सब केवल समझने के लिए और कुछ नहीं है ना। क्योंकि मैथ में जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये बात जान लीजिए आप लोग, है ना। आपको समझना ही होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर कोई जादू मैथ में नहीं होता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, ट्रिक आपको पढ़नी पड़ेगी, ट्रिक आप पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहीं पे पढ़ेंगे। हर सवाल पे आप ट्रिक लगा करके नहीं निकल सकते, क्योंकि दिमाग की भी एक लिमिट होती है कि कितनी चीज़ें वो याद कर सकता है। वैसे भी याद करने के लिए बहुत कुछ है, इतिहास, भूगोल, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय 3500 रुपये में प्रारंभ करता है, 5 माह के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी निवेश कितनी थी, है ना। मतलब ए ने व्यवसाय शुरू किया 3500 रुपये से और व्यवसाय कितने दिन चला है, 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष के बाद लाभ बढ़ रहा है, इसका मतलब व्यवसाय 1 वर्ष तक चला था। तो जब इसने शुरुआत की थी तो जाहिर सी बात है इसने 3500 रुपये 1 वर्ष के लिए लगाया था। बी इसके 5 महीने बाद आया था, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, और ये 5 महीने बाद एंट्री मारा था। इसका मतलब इसने व्यापार कितने महीने तक किया है, 7 माह तक, है ना। इस चीज़ को ध्यान देंगे हम, ऐसा नहीं सीधे 5 ला के रख दो बस महीना देखो, भाषा भी समझो क्या कह रहा है वो, कि जब ये 5 महीने के बाद एंट्री किया है
तो इसका मतलब है कि एंट्री के बाद इसके पास 7 महीने का समय बचा हुआ है। तो इसका लाभ का अनुपात और इस दोनों के लाभ का अनुपात निकालते हैं। तो इसने 3500 रुपये लगाए थे कितने माह के लिए, अब दोनों का समय माह में बदल देते हैं क्योंकि एक का वर्ष में है एक का माह में निकल के आएगा, है ना। तो इसने 3500 रुपये लगाए 12 माह के लिए। इसने कितने रुपए लगाए नहीं पता, लेकिन कितने माह के लिए लगाए 7। ये दोनों के लाभ का रेशियो होगा, यही तो आप पढ़ते आ रहे हैं पीछे से कि ये इसके लाभ का रेशियो, ये इसके लाभ का रेशियो, और इन दोनों के लाभ का रेशियो आपको सवाल में दिया गया है कि कितना है, 2:3। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको काट देंगे, इसको 7 × 5 = 35, 500, 2 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 6, 5 के 30, ये आ जाएगा 3000, 3 × 9000। तो बी की पूंजी कितनी थी, 9000 रुपये थी बी की पूंजी, इसका मतलब है ना। तो बी ने 9000 रुपये लगाए थे। अब देखो, अगर आप चाहोगे तो इसका उत्तर भी चेक कर सकते हो कि इसने 3500 रुपये लगाए 12 माह के लिए और इसने 9000 रुपये लगाए 7 माह के लिए। ठीक, 1 2 2 0 ये कट जाएंगे, 7 से काट देंगे, 7 × 5 = 35, 5 से काट देंगे, 18 × 5 = 90, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, मिल गया वही लाभ का अनुपात 2:3 का, है ना। तो आप उत्तर भी अपना चेक करके देख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है। तो सवाल बहुत छोटा होता है सॉल्व करने में इन सब का, है ना, बस देखने में सवाल बड़ा दिखता है। तो कर लेंगे क्वेश्चन। इसने 3500 रुपये लगाए 12 माह के लिए, इसने नहीं पता कितने लगाए लेकिन 7 माह के लिए लगाए, तो इनके पैसे का गुणनफल और समय का गुणनफल, इसके पैसे और समय का गुणनफल, यही लाभ का अनुपात होता है और यही अनुपात सवाल में दिया गया है 2:3। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 45,000 रुपये की निवेश से एक व्यापार आरंभ करता है तथा कुछ समय पश्चात बी 54,000 रुपये का निवेश करके 54,000 रुपये का निवेश करके साझीदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ बांटा गया हो, तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझीदार बना था। अब देखो, ये हम कभी नहीं बता पाएंगे कि बी कितने समय के बाद साझीदार बना था। हम ये सवाल में निकालेंगे कि व्यापार में कितने दिन साझीदार बना था। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, उसमें कह रहा था कि वो 5 माह बाद एंट्री किया था, है ना। तो हमको पता चल गया था कि व्यापार में कितने महीने के लिए पैसा लगाया था, उसने 7 माह। अब अगर हम ये साबित कर देते सवाल में कि बी ने 7 माह के लिए पैसे लगाए थे, तो हमें तुरंत पता चल जाता कि 1 वर्ष के व्यापार में अगर बी ने 7 माह के लिए लगाए थे पैसे, तो कितने माह बाद आया होगा, 5 माह बाद। तो हम यहाँ ये पता करेंगे कि बी ने व्यापार में कितने दिन अपने पैसे लगाए थे। अगर सपोज करो कि अगर उसका उत्तर हमें ये मिल जाए कि बी ने 8 माह के लिए पैसे लगाए थे, तो इसका मतलब बी व्यापार में कितने दिन बाद साझीदार बना था। 1 वर्ष का व्यापार था तो 4 महीने बाद आया होगा। तो देखते हैं, ए ने 45,000 रुपये लगाए थे। चूँकि ए ने व्यापार प्रारंभ किया था, इसका मतलब है कि 1 वर्ष, यदि लाभ को वर्ष के अंत में बांटा गया हो तो पूरा 12 माह तक इसने अपना पैसा लगाया होगा। और बी 54,000 रुपये लगाकर इसका साझीदार बना था, और कितने समय के लिए बना था यही हमको पता करना है। पहले हम ये पता कर लें कि उसने कितने समय के लिए 54,000 रुपये लगाया था, फिर बाद में हम ये पता कर लेंगे कि वो कितने महीने बाद व्यापार में साझीदार बना था। तो इसका पैसा और इसके समय का गुणनफल, इसका पैसा और इसके समय का गुणनफल, दोनों के लाभ का अनुपात होगा, और यही लाभ का अनुपात सवाल में पता है कितना, 2:1। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 3 0 कट जाएंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 से 2 कट जाएगा। तो टी का मान आ गया 5 माह। इसका मतलब है कि बी ने व्यापार में कितने दिन के लिए अपना पैसा लगाया था, क्योंकि यहाँ तो हम वही समय लिखते हैं कि 54,000 रुपये, टी मतलब 5 माह के लिए लगाया था। तो अगर 1 वर्ष के व्यापार में, 1 वर्ष मतलब 12 माह के व्यापार में कोई व्यक्ति 5 माह के लिए अपना पैसा लगा रहा है, तो वो कितने माह नहीं था, वो 7 माह के लिए वो उपस्थित नहीं था। इसका मतलब बी जो बाद में एंट्री मारा था
व्यापार में वो कितने महीने बाद आया था? 7 माह के बाद वो व्यापार में प्रवेश किया था। तो कर लेंगे, हर सवाल में हम वही कर रहे हैं कि पैसा और उसका समय, पैसा और उसका समय, जैसे दोनों गुणनफल निकालते हैं उनके लाभ का अनुपात मिलता है और लाभ का अनुपात सवाल में दिया गया है। सॉल्व करते हैं तो टी का मान आता है 5। तो टी वो समय है जितने समय के लिए 54,000 रुपये उसने लगाया था। तो वो ये पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद आया था व्यापार में। तो अगर कोई व्यक्ति 5 माह के लिए पैसा लगाया है तो 1 साल के व्यापार में 7 माह के लिए वो गायब था, इसका मतलब 7 माह के बाद वो व्यापार में प्रवेश किया था। कर लेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए, बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 17,400 रुपये हो तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा? अब देखो दोनों के बारे में बताया है, कह रहा है एक कुल पूंजी का 1/4, मतलब अगर टोटल इतना पैसा व्यापार में लगा था तो जो ए ने लगाया है वो इसका कितना है? कुल पैसे का 1/4। और अगर ये व्यापार जितने समय के लिए चला था, मान लेते हैं कोई समय रहा होगा, जैसे 1 वर्ष मान लेते हैं, तो जो समय था उसके लिए ए के लिए समय कितना था? कुल समय का 1/5। ये कह रहा है वो कि जो व्यापार था उसमें ए की पूंजी कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा थी और उसका समय कुल समय का 1/5 था। ऐसे ही कह रहा है कि बी कुल पूंजी का 1/3, जो बी है उसको इस पूंजी का 1/3 हिस्सा लगाया है उसने और इस समय का कितना हिस्सा लिया है? 1/4। तो अभी कुछ ना कुछ तो मान बचा होगा ना, तो इसीलिए उसने सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सीधे सीधे उसने कह दिया कि इन दोनों का पैसा लगाने के बाद जो पैसा बचा है वो किसका है? शेष पूंजी सी की है। शेष समय तो 1 वर्ष अगर हम माने हैं तो जितना समय ए ने लगाया, जितना समय बी ने लगाया, इसके अलावा जो भी समय बचा वो किसका समय है? सी का। तो यहाँ पर सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, बस ये बता दिया कि शेष पूंजी है और शेष समय के लिए लगाई गई है। ठीक, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि शेष पूंजी कितनी है। अब देखो ए ने पूंजी का 1/4 भाग लगाया था और बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया था। ठीक, तो टोटल पूंजी कितनी आ गई? 6, ये आ जाएगा 3 + 4, अरे सॉरी 4 × 3 = 12, तो आ जाएगा 7/12। तो जो हिस्सा इन लोगों ने लगाया था ए और बी ने, उसका टोटल मान है 7/12। और जब भी कोई वस्तु बांटी जाती है, अगर वो फ्रैक्शन में बट रही है, मतलब भिन्नात्मक रूप में बांटी जा रही है, तो उसके चाहे जितने आप टुकड़े कर दीजिए, जब उन सारे हिस्सों को आप जोड़ेंगे तो उस टोटल का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। क्योंकि जब कोई संख्या प्रतिशत में बढ़ती है तो उसका टोटल 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और जब कोई संख्या भिन्न में बढ़ती है तो उसका मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रतिशत में जो मान 100% को डिनोट करता है, भिन्न में वो मान 1 को भी दिखाता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों ने मिलकर कुल पूंजी का 7/12 हिस्सा लगाया था, तो सी ने पूंजी का कितना हिस्सा लगाया? तो टोटल हमने बताया 1 होगा, 1 में से 7/12 घटा दिए तो 12 में से 7 जाएगा तो 5/, इसका मतलब सी की शेष पूंजी कितनी थी? 7/12। ऐसे ही सी का समय निकालेंगे, ये इसकी पूंजी है। अगर हम सी का समय निकालना चाहें तो 1 में से, समय के साथ भी वही होगा, समय भी भिन्न में बटा है, ए ने 1/5 समय लिया था और बी ने 1/4 समय लिया था। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1 - 5 × 4 = 9/20, घटेगा तो 9 में 20 में से 9 जाएगा तो 11/20, ये इसका समय आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ए ने इतना समय लिया, बी ने इतना लिया, दोनों का टोटल जो आया उसको 1 में से घटा देंगे तो सी का समय मिल जाएगा। अरे पूंजी, ये ए की पूंजी थी, ये बी की, दोनों को हमने टोटल किया और 1 में से घटा दिया तो हमें सी की पूंजी मिल गई। ऐसे ही समय अगर निकालना है तो ए का समय और बी का समय दोनों को जोड़ लें और टोटल 1 में से घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि सी ने कितनी पूंजी लगाई थी। अब हमें ये पता चल गया कि सी ने पूंजी का 5/12 हिस्सा लगाया था और 11/20
20 समय के लिए। मिल गया। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं अपने उसी जगह पे। अब देखो, ये A है, ये B है और ये C है। इसने 1/4 पैसा लगाया है 1/5 समय के लिए। लाभ का अनुपात चाहिए हमें, क्योंकि लाभ को बांटना है हमें। B ने लगाया है अपनी कुल पूंजी का 1/3 1/4 समय के लिए, और C ने लगाया है कुल पूंजी का 5/12 हिस्सा 11/20 समय के लिए। लगाया। अब आप इसको सरलीकरण कर लीजिए इसका। देखिए 4 कट रहा है, 4 4 4 3 12, 5 से इसको काट देंगे, 5 को 20, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हमें मिल गया 1/5, 1/3 और 11/4 3 12, है ना। अब ये आप सीखे हुए हैं कि भिन्न के रेशियो को सरल कैसे किया जाता है। तो 5, 3 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 3, 5 और 12 का एलसीएम लेंगे। ये हम आपको रेशियो के वीडियो में सिखा चुके हैं कि किसी भी भिन्न के रेशियो को साधारण रेशियो में कैसे बदलते हैं। तो इसके हर का एलसीएम ले लीजिए और इसके बाद इन दोनों को, इन सब के साथ उसका एलसीएम का गुणा करा दीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 का जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो जब इसके साथ 60 का गुणा होगा तो ये कट के आ जाएगा 12। जब इसके साथ 60 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 20, और जब इसके साथ 60 का गुणा होगा तो 12 × 5 = 60, 11 × 5 = 55। मिल गया। इनके लाभ का अनुपात मिल गया 12:20:55। हो गया। अब ये सारे स्टेप आप पीछे सीख चुके हैं, तो इनको तेज़ी से करना होता है आपको। अब हम बांट देते हैं कि हमसे पूछा गया है कि बी का हिस्सा क्या होगा लाभ में से। तो बी को कितना मिला है? 20 यूनिट। तो टोटल कितना है? 50, 60, 70, 80, 85, 87 यूनिट का मान है। ठीक, 87 यूनिट का मान पता है, 17,400। तो 1 यूनिट का जब हम मान निकालेंगे 87 दूना मतलब कितना आ जाएगा? 200। अब हमसे पूछा था उसने कि B को कितना हिस्सा मिलेगा। तो B का मान कितने यूनिट है? 20 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान कितना आया है? 200। इसका मतलब 4 दूनी 8, 8,000 रुपये किसके हिस्से में जाएगा? B के। गुणा थोड़ा सा गलत हो गया है, 2 दूना 4 होता है, 8 नहीं होता है। 4,000 रुपये। ठीक, तो 20, 1 यूनिट का मान 200 आया था, तो 20 यूनिट का मान 4, 2 दूना 4, 4,000 रुपये आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता है कि ए को कितना लाभ मिलेगा, तो 12 यूनिट 12 दूनी 24 हो जाता। अगर पूछा जाता सी को कितना मिलेगा, तो 55 यूनिट का मान, तो 200 × 55 कर देते, सी का मान मिल जाता। ठीक, तो देखो करना क्या था हमें। सबसे पहले कि ए की पूंजी पता थी, बी की पता थी, दोनों को जोड़ करके, चूंकि भिन्न में बटा था तो हम एक में घटा देंगे, हमें सी की पूंजी मिल जाएगी। तो दोनों को जोड़ के एक में घटाएंगे, सी की पूंजी मिल जाएगी। और दोनों के समय भी भिन्न में दिए, दोनों के समय को जोड़ करके एक में घटाएंगे तो सी का समय मिल जाएगा। बस फिर कुछ नहीं करना है। ए की पूंजी ए का समय, बी की पूंजी बी की समय, सी की पूंजी सी का समय, गुणा कर लेंगे, रेशियो का मान निकल आएगा। अब भिन्न में मान दिया तो 1-2 लाइन आपको कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ता है, या फिर आपका कैलकुलेशन इतना मजबूत हो। इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि रेशियो आपका मजबूत होना चाहिए। देखो इस कैलकुलेशन को हम घटा सकते हैं, लेकिन जब आपकी रेशियो में पकड़ मजबूत होगी, देखो कैसे। हम पूंजी की बात करते हैं, इसकी 1/3 हिस्सा पूंजी नहीं 1/4 थी, इसकी पूंजी 1/3 थी, ए, बी और सी। ठीक, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले ले, 4 × 3 = 12, 12 से गुणा इसको कराएंगे ये 3 आ जाएगा, 12 से गुणा इसको कराएंगे ये 4 आ जाएगा। एलसीएम 12 आने का मतलब है कि टोटल पैसा 12 यूनिट है। ये 3 आया, ये 4 आया, तो 3 और 4 7, कितना बचा है? 5 यूनिट। इसका मतलब सी का पैसा 5 के अनुपात में आ जाएगा। अगर हम समय की बात करें तो समय था 1/5, 1/4। ठीक, फिर वही काम, 4 × 5 = 20, 20 से जब इसको गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 4, इसको गुणा कराएंगे 5, तो 5 × 4 = 9, 20 में से कितना कम है? 11। मिल गया आपको। तो ए की पूंजी 3 रुपये है और ए का समय 4 है, तो 3 × 4 = 3 × 4
ए का लाभ का रेशियो हो गया। बी की पूंजी 4 रुपये है और बी का समय 5, तो 4 गुणे 5। सी की पूंजी 5 रुपये है और सी का समय कितना है 11। देखिए 4 3 12 रेशियो 20 रेशियो 55, वही अनुपात आपको मिल गया जो यहाँ पे मिला था 12 20 और 55। तो इस चीज़ को रेशियो जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, तभी ये चीज़ आप कर पाएंगे कि 1/4 1/3 हिस्सा इसका था पूंजी का। भाई ए कुल पूंजी का 1/4 लगाया था, बी कुल पूंजी का 1/3 लगाया था। हमने इसका एलसीएम लिया 4 3 12, इसका मतलब टोटल पैसा 12 यूनिट आ रहा है हमारे पास। तो जब इसको 12 से हमने गुणा कराया तो 4 3 12, 3 चौक को 12, तो 4 3 7 यूनिट मिल गया। कितना बचा 5 यूनिट, ये सी का मान होगा। ठीक, जब इसके पास आए तो ए का समय बता रहा था 1/5 और बी का समय था 1/4, तो 1/5 1/4, फिर वही काम 4 5 20, टोटल 20 यूनिट होना चाहिए। इसमें 20 से गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, इसमें 20 से गुणा कराएंगे 5 आएगा, तो 5 4 9 यूनिट कंप्लीट हो गया। तो 20 में से कितना कम है 11 यूनिट। बस अब सवाल हो गया। इसने 3 रुपये की पूंजी लगाई, 4 समय है, इसने 4 की पूंजी लगाई, 5 समय है, इसने 5 की पूंजी लगाई, 11 समय, और पूंजी और समय का गुणनफल। जब रेशियो निकालते हैं तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि इनकी वास्तविक पूंजी और वास्तविक समय कितना था। यदि आपको रेशियो पता है तो सवाल रेशियो से ही लग जाएगा, उनके वास्तविक समय और वास्तविक पूंजी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ऐसे सवाल हम आपको बेसिक पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए। अब देखो सेम वही सवाल है, कह रहा है एक व्यापार में ABC तीनों साझीदारों ने 95,000 रुपये का कुल लाभ कमाया है। कुल लाभ उनको 95,000 रुपये का होता है। एक कुल पूंजी का 1/2 भाग 1/2 समय के लिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी ने शेष पूंजी, लेकिन शेष समय नहीं कह रहा है, अब क्या कह रहा है पूरे समय के लिए। ध्यान देना, जब आपसे शेष समय कहता है तो दोनों के समय को जोड़ करके एक में से घटा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि शेष समय कितना है। लेकिन यहाँ अगर पूरे समय की बात कर रहा है, इसका मतलब समय का मान हमें कितना रखना होगा, पूरा मान हमने कितना बताया 1, भिन्न में पूरा मान हमेशा 1 होता है। तो ए ने पूंजी का 1/2 लगाया, बी ने पूंजी का 1/3 लगाया, तो सी ने कितनी पूंजी लगाई। अगर हमें सी की पूंजी पता करनी है तो ए ने 1/2 लगाया था और बी ने 1/3, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 1 में से घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा, यही तो हमने बताया। तो ये आ जाएगा 1 - 5/6, तो 1/6 पूंजी लगाई थी क्योंकि शेष पूंजी यही बची थी। अब निकाल लेते हैं मान कि ए बी सी है। ए ने 1/2 पूंजी लगाई है 1/2 समय के लिए, बी ने 1/3 पूंजी लगाई है 1/3 समय के लिए, सी ने शेष पूंजी, तो शेष पूंजी यही बची है हमारी पास 1/6, लेकिन शेष समय नहीं कहा उसने। अगर वो शेष समय कहता सॉरी, तो फिर 1/2 1/3 समय को जोड़ करके भी हमें 1 में से घटा करके शेष समय निकालना पड़ता है, लेकिन उसने शेष समय नहीं कहा, उसने क्या कहा है पूरे समय के लिए। तो पूरा समय कितना माना हमने 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कटेगा इसमें से, नहीं कटेगा। यह आ जाएगा 1/4 1/9 और 1/6। फिर से सरलीकरण करना है, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 36, 36 से गुणा करा देंगे तो 9 4 और 6 के अनुपात में इनका लाभ बढ़ जाएगा। हमसे पूछा गया था बी का लाभ कितना होगा, तो टोटल लाभ है 6 4 10 और 9 19 यूनिट का मान है कितना, लाभ कितना हुआ था 95,000। ठीक, तो 1 यूनिट का मान 19 × 95 5,000। तो पूछा था बी का लाभ, बी को कितना मिला है 4 यूनिट, मतलब 4 गुणे 5,000, तो 4 × 20, इसका मतलब 20,000 रुपये लाभ के रूप में किसको मिलेगा, बी को मिल जाएगा। अगर हमसे ए पूछता तो 9 × 45,000 रुपये, अगर सी का पूछता तो 6 × 30,000 रुपये सी को मिल जाता। ठीक, कर लेंगे, या फिर हमने जैसे पिछला सवाल बताया अगर उस तरह से आप करना चाहते हैं तो फिर ये नहीं करना पड़ेगा आपको कि ए बी सी, देख लेते हैं। ए ने 1/2 लगाया, बी ने 1/3, तो सी के लिए शेष पूंजी कितनी थी, ये हम पूंजी की बात कर रहे हैं अभी। ठीक, तो वही 3 दूना 6, एलसीएम 6 आएगा, इसको गुणा कराएंगे
तो 2 तिया 6, इसको गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, तो 3 और 2 5, टोटल 6 चाहिए था हमें, तो इसका मतलब इसका कितना आ गया 1। जब समय की बात आएगी तो समय इसका 1/2 था, इसका 1/3, और इसने पूरे समय के लिए लगाया था, मतलब पूरा 2। इसको सरल करेंगे तो 6 से गुणा इसमें भी होगा, तो आ जाएगा 3:2:6। अब हमें मिल गया, इनके लाभ का रेशियो चाहिए हमें, तो इसका समय 3 है और इसकी पूंजी 3 है और समय भी 3 है, तो 3 × 3। इसकी पूंजी 2 है और समय भी 2 है, इसकी पूंजी 1 है और समय 6, तो 9:4:6 के अनुपात में ये पूंजी, ये लाभ बढ़ जाएगा। यही देखो 9:4:6 का अनुपात आया था। कर लेंगे आप, ठीक। तो हर जगह कॉन्सेप्ट ही आपके लिए मायने रखता है। अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखा होगा तो ये सवाल और भी छोटा कर सकते हैं आप कैलकुलेशन में, है ना। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन आपको कोई सिखाता नहीं है, बस करने का तरीका बता सकता है ना। सीखना आपको, जितना आप कैलकुलेशन करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप उतना ही बेहतर कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स वाई का एक व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। अब देखो सवाल को बनाने का तरीका देखो, उसने सवाल को घुमाया है केवल, सवाल वही पुराना है, सिर्फ बताया है कि यक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है, बी की पूंजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और आगे लाभ की बात कर रहा है, और लाभ किसका बता रहा है, कह रहा है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, मतलब पूंजी बता रहा है ए की तरफ से और लाभ बता रहा है, यक्स की तरफ से पूंजी बता रहा है और वाई की तरफ से लाभ बता रहा है, और आपसे जानना चाह रहा है कि वाई का धन व्यापार में कितने समय तक लगा था। अब देखो इस चीज़ को समझो, इसको हम बांटते कैसे हैं। मानने को तो हम यक्स मान के भी लगा देंगे, सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन पहले हम इस चीज़ को आपको समझाते हैं कि वो जो लिखा है इसका बंटवारा कैसे होता है। जैसे हम आपसे कहें कि आपके पिताजी बाजार गए और 3 किलो आम ले आए, और आपसे कह रहे हैं कि आपको, जो आप हैं ये, आपको कुल आम का 1/3 हिस्सा देंगे वो। तो कुल आम 3 किलो था, उसका 1/3 हिस्सा देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब आपके हिस्से में कितना आम आया, 1। तो बचा कितना, 3 में से 1 घटा देंगे, 2 किलोग्राम आम बचा हुआ है। बस यही चीज़ आपको समझना है कि जब उन्होंने कहा कि तुम्हें 1/3 हिस्सा देंगे, तो जो तुम्हें मिल रहा है वो कौन है, ये आपको मिल रहा है 1, और जो बच रहा है वो कहीं नहीं है सवाल में, ये तो टोटल है कि टोटल 3 किलो था, उसमें से 1 किलो आपको दिया जाएगा। तो बचा कितना है, इन दोनों को घटा देंगे तो बचा हुआ मान कितना मिल जाएगा, 2 किलो। अब आप एक चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर 2 भाई हैं और ये कहा जाए कि इस भाई को 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है किसी सामान का, तो दूसरे को कितना मिलेगा। तो हम भिन्न की तरफ जाएं या न जाएं, हम ये बता सकते हैं कि टोटल 4 वस्तुएं थीं, जिसमें से 1 वस्तु किसको दे दी गई, इस वाले को दे दी गई, तो बची कितनी है, 3। इसका मतलब इन दोनों को मिलने वाली वस्तुओं के बीच में अनुपात कितना है, 1:3 का अनुपात है। ये चीज़ टोटल होती है ना। जब आपसे कहा जाता है, जैसे आपसे हम कहें कि आपको किसी वस्तु का 3/4 हिस्सा दिया गया, इसका मतलब है कि वो वस्तुएं संख्या में अगर 4 थी तो आपको कितनी दी गई, 3। तो 3 आपको मिली है, तो बची कितनी है, 1। इसका मतलब ये 3:1 के अनुपात में ये वस्तु बांट दी गई थी। बताइए ये चीज़ समझ गए कि नहीं। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो फिर सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यक्स को पूंजी का 1/3 भाग यक्स ने लगाया है, तो एक यक्स है और एक वाई है। अगर पूंजी का 1/3 भाग यक्स ने लगाया है तो हमने यही तो बचाया कि जो ऊपर लिखा है वो यक्स ने लगाया होगा 1 रुपया। टोटल पूंजी कितनी थी, 3 रुपये, जिसमें से 1 रुपया यक्स ने लगाया, तो बचा कितना है, 2 रुपया। इसका मतलब इनकी पूंजी का अनुपात आपको मिल गया 1:2। अब वो आगे कह रहा है कि वाई लाभ का प्राप्त किया है, लाभ मिला है कितना, वाई को लाभ बता रहा है कि 2/5। इसका मतलब कि टोटल अगर 5 रुपए का लाभ था तो इसमें से 2 रुपए किसको मिला होगा,
वाई को मिला होगा। तो वाई को अगर 2 रुपये लाभ मिला होगा टोटल में से, तो 5 रुपये के लाभ में से 2 रुपये वाई को मिला, तो यक्स के खाते में कितना आया? 3 रुपया आया। और हमें पता है कि पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का अनुपात होता है। तो इसकी पूंजी 1 रुपये है और ए ने अपना पैसा कितने समय के लिए लगाया था? 9 माह के लिए। वाई की पूंजी 2 रुपये है, तो इसने पूछा है कि वाई का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा था, कितने महीने के लिए लगा था। तो ये अब इनके लाभ का रेशियो होगा, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणा समय, दोनों के लाभ का अनुपात। तो इसका गुणनफल आएगा 9 और इसका गुणनफल आएगा 2 गुणा टी, और इसी लाभ का अनुपात सवाल में दिया है कितना? 3:2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9, तो टी का मान कितना आ जाएगा? 3 माह। इसका मतलब हुआ कि वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था? 3 माह के लिए लगा था। अब देखो सवाल पूछने का तरीका अगर ये बदल देता, अगर मान लेते किसी तरह से लैंग्वेज घुमाता और सवाल की भाषा ऐसी बना देता कि लास्ट में आपसे पूछ देता कि बताओ अगर ये व्यापार 1 वर्ष चला था तो जो वाई है वो व्यापार में कितने माह बाद आया था। तो अगर उसने 1 वर्ष के व्यापार में 3 माह के लिए पैसा लगाया होता तो कितने माह बाद आया होता व्यापार में? 9 माह के बाद, है ना। तो सवाल की भाषा बदल बदल के आपसे क्वेश्चन करता है, आपको फंसाता है। मगर आप इस चीज़ पे अड़े रहेंगे कि जो भी समय हम यहाँ गुणा करते हैं वो समय होता है जितने समय के लिए ये पैसा लगाया जाता है व्यापार में। तो जब भी टी का मान निकलेगा तो वही समय बताएगा जितने समय के लिए ये पैसा लगा था। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आप भिन्न का बंटवारा आप समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से बता देते हैं इस सवाल को, इधर कहीं इसको हटा देते हैं, फिर से बता देते हैं एक बार कि एक यक्स था, एक वाई था। अगर हमसे ये कहा गया कि यक्स पैसे का 1/3 हिस्सा लगा रहा है, इसका मतलब अगर 3 रुपए का व्यापार है तो यक्स ने कितना लगाया है? 1 रुपये। अब 3 के व्यापार में अगर 1 रुपये यक्स ने लगाया तो वाई ने कितनी पूंजी लगाई? 2 रुपये। फिर कह रहा है कि वाई को लाभ के रूप में 2/5 हिस्सा मिला है, मतलब अगर 5 रुपये का लाभ हुआ तो वाई को कितने रुपए दिए गए हैं? 2 रुपये। तो वाई को अगर 2 रुपये लाभ के मिले हैं तो बचे कितने हैं? 3 रुपये। तो ये उसकी पूंजी थी और ये उसका लाभ था। अब इसने 1 रुपया लगाया था 9 माह के लिए और इसने 2 रुपये लगाए थे कितने माह के लिए नहीं पता, और यही लाभ का अनुपात सवाल में निकल के आया है कितना? 3:2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9, तो टी का मान कितना आ गया? 3 माह। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कॉन्सेप्ट रखने वाला सवाल है। जितनी मजबूत आपकी रेशियो में पकड़ होगी उतना ही छोटा इस सवाल का कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं इसी तरह के एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार हैं। यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेशित किया हो तथा उसे 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो, तो ज्ञात कीजिए ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की। अब देखो पिछले सवाल की तरह इसमें अलग अलग नहीं बता रहा है, इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। कह रहा है बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए लगाया और उसे 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला। तो उसे का मतलब किसे? बी को। बी ने अपनी पूंजी का 1/5 हिस्सा 10 माह के लिए लगाया था और उसे वर्ष के अंत में 1/3 भाग लाभ के रूप में मिला भी है। तो ये तो बी के बारे में ही पूरी की पूरी बात कर रहा है ना। तो अगर हम पूंजी की बात करें तो कह रहा है बी ने कुल पूंजी का 1/5 हिस्सा, तो 1/5 हिस्सा बी ने लगाया है। इसका मतलब अगर टोटल पूंजी 5 रुपये थी तो बी ने कितना लगाया? 1 रुपये। तो बचा कितना? 4 रुपये। फिर कह रहा है कि 10 माह के बाद बी को 1/3 का लाभ मिला है, कुल लाभ का 1/3 भाग दिया गया। इसका मतलब यदि 3 रुपये का लाभ हुआ था तो 1 रुपये बी को दिया गया है और 2 रुपये किसको मिला है? देखो ये इसका लाभ है। तो पूंजी का मान पता है हमें, लाभ का रेशियो मिल गया, समय पता है हमें ए का, तो बी का पूंजी बताना है, बी का समय पता है, तो ए की पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की गई थी पता करते हैं। तो ए ने 4 रुपया लगाया था, कितने समय के लिए नहीं पता। बी ने 1 रुपया लगाया था 10 माह के लिए। मिल गया लाभ का रेशियो, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, और यही लाभ का अनुपात सवाल में कितना दिया है? 2/1। काट देते हैं सवाल को। 4 से 2 दूना 4, 2 से इसको काट देंगे 5, तो टी का मान कितना आ गया? 5 माह। इसका मतलब है
कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की थी, 5 माह के लिए। कर लेंगे ना। बी पूंजी का 1/5 हिस्सा लगाया था, इसका मतलब 5 रुपए की पूंजी में 1 रुपये इसने लगाया था, तो 4 रुपये किसने लगाया, ए ने। बी को कुल लाभ का 1/3 मिला, मतलब 3 रुपये के लाभ में 1 रुपये इसको मिला, तो 2 रुपये इसको मिला। हमें इसका समय निकालना है, जबकि इसका समय पता है। तो पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का अनुपात होता है, और लाभ का अनुपात 1/2 दिया है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। इसकी पूंजी 4 रुपये कितने माह के लिए लगाई गई, यही पता करना है। बी ने अपना 1 रुपये की पूंजी 10 माह के लिए लगाई थी, और इसका अनुपात 2:1 के बराबर कर दिए, तो हमें टी का मान मिल गया कितना, 5 माह। इसका मतलब ए ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की थी, 5 माह के लिए। कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतने ही सवाल रखते हैं। अगले वीडियो में और आगे देखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्ट और भी हैं, क्योंकि इसके सवाल कुछ ऐसे भी बनेंगे जिनमें बार बार पैसा लगाया जाता है, कुछ ब्याज के साथ पैसा लगाया जाता है, या किसी को कुछ अलग से दे दिया जाता है कि तुम व्यापार में मैनेजर बन जाओ, या तुम पूरी देखरेख करो, तुमको एक्स्ट्रा पैसा दिएगे। इस तरह की बहुत सारी भाषाएं मिलकर सवाल बनते हैं। या कभी कोई ज़रूरत के हिसाब से व्यापार में बीच से निकल जाता है, या और पैसा लगाता है, इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिलहाल ये जो 2 कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, इनको बहुत मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट के आसपास घूमते हैं। जो बड़े सवाल बनते हैं वो एसएससी मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं ना, इन सारे एग्जाम में यही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होके मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।